हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। यहाँ पर जो हमारी क्लास होगी इसमें थ्योरी होगी और प्लस उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो साइंस से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स की। देखिए, जो मेटल्स होते हैं ना, ये हमारी अर्थ जो है उसकी क्रस्ट में पाए जाने वाले नेचुरली पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं और ये जनरली मेटल ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सपोज कि ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, क्रस्ट वाला पोर्शन, वहाँ पे मेटल ओर के फॉर्म में हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनमें भी मेटल्स पाए जाते हैं। और मेटल्स जो है वो अर्थ की सरफेस में नेचुरली बनते हैं, नेचुरली बनने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। और मोस्टली मेटल्स क्या होती है, शाइनी होती हैं, मतलब चमकदार होती हैं, इनऑर्गेनिक होती हैं। इसका मतलब कि वो ऐसे सब्सटेंसेस से बने हुए हैं जो कि कभी भी जीवित नहीं थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चीज़ें वे होती हैं जो ऐसी चीज़ों से बनी हैं जो कभी जीवित रहे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीवाश्म हो गए। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक है, इसका मतलब कि ये ऐसी चीज़ों से बने हुए हैं जो कि कभी अलाइव नहीं थे। मेटल्स के अगर कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें तो इसका 75% पार्ट जो है, इसका 75% केमिकल एलिमेंट जो हैं वो करंटली अंडरस्टूड है। मेटल्स जो है वो ओर्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें मिनरल्स भी इंक्लूड होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है। ये सभी जो है फ्री स्टेट में डिस्कवर किए गए हैं। अब जो भी मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाएंगे वो इसलिए क्योंकि वो अदर एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ऐसी मेटल्स जो कि अदर एलिमेंट से रिएक्शन कर सकती हैं वो हमेशा कंपाउंड फॉर्म में पाई जाएंगी। तो कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है एंड सिल्वर है। ये सभी किस में पाए जाएंगे? ये सभी फ्री स्टेट में डिस्कवर किए गए थे। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग ग्रुपिंग्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की मेटल्स हैं। देखिए, डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग बेसिक मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इतने तरीके की ग्रुपिंग मेटल्स की एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें आ जाएंगी कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के। एल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम, सीजियम। ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, निकल, जिंक एटसेट्रा। एक्टिनाइट्स यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, एक्टियम, ये सभी हो जाएंगे। और लैंथेनाइट में लैंथेनम, सीरियम, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं मेटल्स की। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स आर टिपिकली हार्ड। मेटल्स मेजॉरिटी में हार्ड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये क्या है? ये एक्सेप्शन है इस मामले में, ये हार्ड नहीं होते हैं। इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। नाइफ्स कैन बी यूज टू कट देम। मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होती हैं और टिपिकली हार्ड भी होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है। मेटल्स के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनमें हार्डनेस होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हार्ड होती हैं। कुछ एग्जांपल आपको, कुछ एक्सेप्शन जो है वो आपको भी बताएंगे। स्ट्रेंथ, मेटल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके अलावा कुछ एल्कली मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे आपको बताया था अभी, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ की बात हो गई। स्टेट की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर मोस्टली सॉलिड होती हैं, बट मरकरी जो है हमारा वो लिक्विड है, ये बात ध्यान में रखेंगे। साउंड की अगर हम लोग बात करें तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं मेटल्स। ठीक है, सोनोरस होती हैं। साउंड ऑफ मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। दिस इज द कॉज दैट मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें मेटल वायर्स का यूज किया जाता है क्योंकि ये अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जो स्कूल में बेल वगैरह होती है ना, उनको उनमें मेटल्स का ही यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट मरकरी। भाई मरकरी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में ये साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी भी सॉलिड मेटल्स होती हैं मोस्टली वो साउंड क्रिएट करती हैं। मेटल्स जो होती है ना वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। ठीक है, कंडक्शन इनका अच्छा होता है।
और यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो मेटल से ही बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनसे मेटल वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में, जो कि आयरन के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। लेड और मरकरी, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से आयरन का यूज़ किया जाता है बिग शिप्स को बनाने में, एयरक्राफ्ट को बनाने में जो एल्यूमिनियम शीट्स का यूज़ किया जाता है वो इसी वजह से, क्योंकि इनकी थिन शीट बनाई जा सकती है। और एल्यूमिनियम का लाइट वेट होता है, इसके अलावा ये स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। मेटल्स मेलेबल होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी, यहाँ पर आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। सो मेलेबिलिटी में भी मरकरी एक्सेप्शन है। डक्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो मेटल जो है वो डक्टाइल होती हैं। दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वायर जो है वो मेटल्स के बने होते हैं। और गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ये बात ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जो इनका जेंट लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सट्रीमली लार्ज होता है। कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम मेटल हो गई, इनका जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा गैलियम एंड सीजियम भी आपको लो मेल्टिंग पॉइंट्स में देखने को मिल जाएंगे। डेंसिटी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, बट लिथियम की डेंसिटी जो है वो लो होती है। कितनी होती है? 0.53। कलर की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द मेटल क्या है? ग्रे कलर की हैं, बट गोल्ड और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन है इस चीज़ के, वो उनमें चमकदार येलो कलर होता है। लस्टर की अगर बात करें तो जो मेटल्स होती हैं अपनी प्योर स्टेट में, इनकी सरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है। इस प्रॉपर्टी को मेटलिक लस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही मेटल्स का यूज़ किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने में। ये लस्टर होती किस वजह से है? जैसे ही हमारे जो मेटल्स हैं उनमें हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रिएक्शन करते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो उसकी जो बाहरी सरफेस है उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन मेटल्स का अगर ऑक्सीजन के साथ देखें, यानी कि अगर हवा में इनको जलाया जाता है तो मेटलिक ऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि बेसिक होते हैं। मतलब मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनेंगे। आपके पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, जैसे पोटेशियम मेटल को हमने लिया और ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया तो हमारे पास 2K2O बन गया, यानी कि ये विगोरस रिएक्शन है एक तरीके की, मेटलिक ऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा हमें कुछ मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है, ये एयर में बर्न नहीं होती हैं और यही रीज़न है कि फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो भी मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये सभी ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर्ड होती हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू एक जो लेयर बन चुकी है वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है इन मेटल्स को। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता है, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन कर देते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और इसके अलावा वाटर बनाते हैं। आप रिएक्शन में देख सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनको कहते हैं। तो कैसे बनाते हैं? एग्जांपल के लिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Al2O3, इसका पहले एसिड के साथ रिएक्शन करा है तो आपको यहाँ पर मिल गया साल्ट और वाटर। इसके अलावा Al2O3 का ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ में, तो हमें मिला साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इस तरीके से ये सेपरेट कर देते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें अगर हम लोग मेटल्स की, तो बेसिक मेटल ऑक्साइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन मेटल कैटायन एंड
oxide anion. They typically react with water to form bases with acid to form salt. जैसे रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो M लिया गया है वो ग्रुप 2 की कोई भी मेटल हो सकती है, तो MO की रिएक्शन जब कराएंगे वाटर के साथ में तो उस मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, यानी बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। इसको हम लोग ऑफन बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। अब मेटल ऑक्साइड जो बनता है उसकी वाटर से रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली मेटल्स जो हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में। एल्कली मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, सोल्यूबल हैं वाटर में। एल्कली मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व की जाएंगी एल्कली मेटल्स, वो स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोड्यूस करेंगी। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर insoluble in water. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कहा जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है वो इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, इसलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक है। कुछ मेटलिक ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कलीज को फॉर्म करते हैं। उनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं। Na2O की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है तो NaOH फॉर्म होता है जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, और इसी के साथ साथ K2O की रिएक्शन करा गई अगर वाटर के साथ तो KOH बना एक्वस सॉल्यूशन में। अब रिएक्शन विद वाटर की अगर हम लोग बात करें तो मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराने पर मेटल हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है। कुछ मेटल्स जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाती है किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो पोटेशियम एंड सोडियम है इनको अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि ब्लास्ट जैसी सिचुएशन होती है, आग लग जाती है। इस केस में सोडियम और पोटेशियम को जो कि वायलेंट होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन इनमें से इवॉल्व हो जाती है जल्दी से और फायर कैच कर लेती है। आप देख सकते हैं कि पोटेशियम को जैसे ही वाटर में इवॉल्व किया गया, वाटर इसमें ऐड किया गया तो KOH का कुछ सोल्यूशन बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोडियम में भी इसी तरीके की रिएक्शन होती है, वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अलावा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। यहीं पर अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन जो है वो लेस वायलेंट है। इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन, उसमें इतनी हीट नहीं इवॉल्व होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ ले। ठीक है, तो कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे वाटर के साथ में तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई सोल्यूशन मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन विद एसिड्स। तो अगर हम लोग बात करें कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, तो आप देख सकते हैं मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके डाइल्यूट एसिड जैसे इसमें ऐड किया गया तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। आप एग्जांपल में सोडियम मेटल को ले लीजिए, यहाँ पर HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई गई तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पोटेशियम ले लिया और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई तो K2SO4 प्लस H2। यहीं पर अगर हम लोग मेटल की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करा देते हैं, HNO3 के साथ करा देते हैं, तो क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं होती है। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर, और ख़ुद भी ये रिड्यूस हो जाता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे N2O बन गया, NO बन गया, या NO2 के फॉर्म में खुद में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन जो मैग्नीशियम है और मैंगनीज़ है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई गई डाइल्यूट HNO3 से, तो यहाँ पर MgNO3 होल ट्वाइस ये इसका एक सोल्यूशन बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाएगी। मैग्नीज की सेम रिएक्शन है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। मतलब कि एक रिएक्टिव मेटल जो कि रिप्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन को कॉमनली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस कर देती है एक लेस रिएक्टिव मेटल को। रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन रेगुलरली यूज्ड मेटल हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। This is referred to as the reactivity of activity series.
मेटल को अगर कोई भी मेटल है, मान लीजिए 2 मेटल हम लेते हैं, एक ए है और एक बी है, तो मेटल ए को दूसरी मेटल के सॉल्ट में ऐड करेंगे तो पहली मेटल का सॉल्ट मिलेगा और मेटल बी यहाँ पर अलग हो जाएगी। इस तरीके से हमने एक दूसरी मेटल को सेपरेट कर लिया है, यहाँ पर डिप्लीस कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए आप आयरन को ले सकते हैं। आयरन लिया और कॉपर का जो है वो एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है, साल्ट ले लिया है, तो कॉपर सल्फेट ले लिया, हमें यहाँ पर फेरस सल्फेट मिल जाएगा और साथ में कॉपर मेटल अलग हो जाएगी। सो एक मेटल के थ्रू हमने यहाँ पर दूसरी मेटल को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसको ऑल्सो हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मेटल्स का अरेंजमेंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल्स दी गई हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये क्या शो करती है कि ऊपर की जो मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं, इसके साथ साथ जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और सबसे लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले किसी भी एलिमेंट से, किसी भी चीज़ से ऐसे ही रिएक्शन नहीं कर जाती, इसीलिए इनको डिस्कवर किया गया था फ्री स्टेट में। बट जो पोटेशियम है, सोडियम, ये हमेशा आपको कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगी, ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी। इसका रीज़न ये है ये मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। ओके, किसी भी चीज़ से रिएक्शन कर लेंगी तो कुछ ना कुछ में ना, जैसे वाटर में ही देख लीजिए, जैसे ही वाटर के साथ ये आती है वाटर के कांटेक्ट में तो इनमें आग जैसी लग जाती है। कोरोजन की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स में कोरोजन की प्रॉपर्टी होती है इजीली कोरोड हो जाती हैं। कोरोजन रेफ़र करता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल जो है वो नेचुरली कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो ऊपरी लेयर है उसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड फॉर्म में हो जाता है या फिर हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस मेटल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल ले सकते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें ऊपर एक लेयर जम जाती है जो कि ऑक्साइड की लेयर होती है और उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मेटल का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मेटल्स आर इजीली कोरोडिबल। कैन लूज़ इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आयन होती हैं, हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। जो मेटल्स होती हैं वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ही कम होती है। ओके, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को वेरी इजीली अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसी भी एटम की ऐसी एबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को वेरी इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो कम है। इसका मतलब मेटल्स में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट, आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें NaCl का फॉर्मेशन, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और पॉजिटिव आयन क्रिएट करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और नेगेटिव आयन्स हो जाती हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो लॉस करता है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी जो देता है वो पॉजिटिव रहता है, और जिसने लिया होता है किसी से वो किसी का ऋणी होता है, यानी कि वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव आयंस उसमें रहेगा। सोडियम में आप एटम को देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन एटम है, इनकी रिएक्शन जब होती है तो सोडियम आयन बन जाता है पॉजिटिवली एंड क्लोरीन आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स की अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो ये इनका फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, समवॉट हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनका जो फिजिकल नेचर है वो सॉलिड है। जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक अंडर प्रेशर, ब्रिटल नेचर के होते हैं और प्रेशर में ब्रेक भी हो जाते हैं। Any compounds are formed by the transfer of electrons made up of ions. Ions के बने होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। Any compounds are crystalline solid. फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने इसको बनते भी देखा यहाँ पर।
नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में या फिर किसी सॉल्यूशन में। सोडियम क्लोराइड एक अच्छा एग्जांपल है इसका, एक्वस सॉल्यूशन में मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ हम लोग बात करेंगे बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस की। जो मेटलर्जी है ये क्या है, तो मेटलर्जी एक तरीके की ब्रांच है साइंस की, जिसमें जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है उनके ओर्स से या उनकी रिफाइनिंग है वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स मिलेंगे। मिनरल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट में। इसके बाद में और की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको ओर्स कहा जाता है। अब ये गैंग क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको मालूम होना चाहिए। गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि ओर में पाई जाती हैं। जब हम लोग ओर से मेटल को फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसमें मेटल के अलावा कुछ गैंग भी होती हैं जिन्हें हम लोग इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, यही मैट्रिक्स या फिर गैंग कही जाती हैं। मेटलर्जी आपको बताया कि एक ब्रांच है साइंस की जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड उनके ओर से उनका एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग, उनका यूज़, ये सभी जाना जाता है, इसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन होता है ओर का, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग ओर का। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन प्योर ओर बाय रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर से गैंग को रिमूव करके प्योर ओर को फाइंड आउट करना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। इसके बाद में रिडक्शन होता है मेटल का, तो मेटल का रिडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द ओर से मेटल को फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद में प्योरीफिकेशन होगा मेटल का, जैसे ही हमें मेटल मिल जाएगी तो उसकी रिफाइनिंग करते हैं यानी प्योरीफिकेशन करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल बाय रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो कुछ भी इम्प्योरिटीज उसमें रह गई हैं उस मेटल से प्योर मेटल को फाइंड आउट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज़ की बात करेंगे एंड रिलेटेड मेटलर्जी की बात करेंगे। तो इस रिएक्टिविटी टेबल में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जो ऊपर के मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जैसा कि आपको पिछले वाले टेबल में भी दिखाया गया था। बीच वाली मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं और नीचे की जितनी भी मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सभी लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। यही रीज़न है कि ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। इतनी मेटल्स जो हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सकता है, कार्बन के साथ इनका रिडक्शन किया जा सकता है और इनका रिडक्शन भी किया जा सकता है कार्बन के साथ में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जो कि फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं पाई जाएंगी, कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में पाई जाएंगी, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाई जाएंगी। इसके अलावा फ्री स्टेट में पाई जाने वाली मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होंगी, वो सभी फ्री स्टेट में पाई जाएंगी और ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। अंडरग्राउंड से बड़ी डीप जो अंडरग्राउंड मेटल ओर्स हैं उनसे मेटल की एक्सट्रैक्टिंग को हम लोग माइनिंग कहते हैं। द मेटल ओर आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरिंग अबंडेंस। ठीक है, मतलब इनकी मात्रा जो है, इनकी प्रचुरता जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, कहीं पर ज़्यादा पाए जाएंगे, कहीं पर कम पाए जाएंगे अर्थ की क्रस्ट में। तो उन अर्थ की क्रस्ट में जो दबे हुए ओर्स हैं, मेटल ओर्स हैं, उनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना ही माइनिंग कहलाता है। देखिए, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ना मेटल्स का, तो जो मेटल ओर हमें मिलते हैं वो हम जो मेटल देखते हैं कि जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। वो एक पूरी प्रोसेस है उस मेटल की एक्सट्रैक्शन की। ओर के बाद हम लोग उसकी इम्प्योरिटीज़ को, गैंग्स को हटा करके कैसे प्योर मेटल को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आप लोग देखते हैं ना बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में मेटल्स यूज़ की जाती हैं, तो मेटल का जो ओर होता है वो उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ओर कंसिस्ट ऑफ डिजायर्ड मेटल कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज़ एंड अर्थ सब्सटेंसेस कॉल्ड गैंग। इनको हम लोग गैंग कहते हैं। मतलब जैसे अगर एक ओर है तो इसमें प्योर मेटल पाई जाएगी, प्योर मेटल अगर पाई जाएगी तो इसके अलावा इसमें बहुत सारी गैंग भी होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे आप लोग इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ओर से हम लोग मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसी भी अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से देखिएगा, इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली है। ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर्स। जैसे हमें कोई भी मेटल ओर मिला तो हम लोग क्या देखेंगे कि और वो कई तरीके का हो सकता है। जैसे वो ऐसी मेटल का ओर हो सकता है जो कि हाई रिएक्टिविटी शो करती है, या फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल का ओर हो सकता है, या फिर लो रिएक्टिव मेटल का ओर हो सकता है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर वो हाई रिएक्टिविटी मेटल का ओर है तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा सकती है मॉल्टन ओर में और हमें यहाँ से प्योर मेटल मिल जाती है। बट अगर मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी की तो इसमें इसका कार्बोनेटेड ओर भी हो सकता है, सल्फाइड ओर भी हो सकता है। अगर कार्बोनेटेड ओर है तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग मेटल का ऑक्साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सल्फाइड ओर है तो उसकी रोस्टिंग के थ्रू हम लोग मेटल का ऑक्साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग रिडक्शन करेंगे मेटल का तो उसकी रिफाइनिंग के थ्रू हम लोग प्योर मेटल को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट में आते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी मेटल्स की अगर बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं मॉल्टन ओर में। जैसे ही ओर मॉल्टन हो जाता है तो हमें प्योर मेटल मिल जाती है और गैंग उससे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं। इसके अलावा मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करें तो आयरन है, जिंक है, लेड है, ठीक है, स्ट्रोंशियम है। इस तरीके की मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं। मेटल विद लो रिएक्टिविटी जो कि फ्री स्टेट में भी पाई जा सकती हैं, कॉपर है, मरकरी है और इसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है। इस तरीके की लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करें टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की जो प्रोसेस है इसमें डाउन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो मॉल्टन सोडियम क्लोराइड जो है इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है स्पेशल ऑपरेटस में। कैथोड में हमें जो रिडक्शन होता है उसमें सोडियम आयन मॉल्टन फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऐड करते हैं तो सोडियम हमें मिल जाती है और मेटल जो है वो अलग हो जाती है। एनोड पे अगर बात करें तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और जो क्लोरीन है वो मॉल्टन स्टेट में क्लोरीन गैस और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती है। इस तरीके से क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। हाल प्रोसेस की बात की जाए तो मिक्सचर होता है किसका मॉल्टन एलुमिना का और फ्लोराइड सॉल्वेंट का। यूजुअली क्रायोलाइट का यूज़ किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। तो कैथोड में हमें क्या मिलता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। इसमें एल्यूमिनियम आयन और इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। एनोड पर अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन आयन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड होती है प्लस हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। उनको आप कंपाउंड फॉर्म में ही पाएंगे और इनको आप नॉर्मल हीटिंग से या फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करके उनको आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन मेटल्स में बहुत ही ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन की। ठीक है, तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ इसमें किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। मेटल्स की रिफाइनिंग है ना, इसमें क्या होता है मेजरली जो ओर होता है उससे हमें मेटल मिल गई। अब मेटल की रिफाइनिंग कैसे करेंगे, मेटल में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ गैंग्स होती हैं। तो क्रूड मेटल से इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ही मेटल्स की रिफाइनिंग कहलाती है। सो ये मेटलर्जी का लास्ट स्टेप है और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की मेटल है या किस टाइप की गैंग है, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जब बात करते हैं तो जैसे कॉपर है, जिंक है, निकल है, सिल्वर है, टिन, गोल्ड, ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन की जा सकती हैं। एनोड में इम्प्योर है या फिर क्रूड मेटल होती है। इसके अलावा कैथोड में थिन स्ट्रिप लगाई जाती है प्योर मेटल की। और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है वो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है मेटल सॉल्ट का। सो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कैथोड में यूज़ किया गया है थिन स्ट्रिप प्योर मेटल की, ओके। और जो एनोड यूज़ किया गया है उसमें क्या है, वो इम्प्योर या क्रूड मेटल का यूज़ किया गया है जिसको हमें प्योर करना है, या जिससे हमें प्योर मेटल फाइंड आउट करनी है, रिफाइनिंग जिसकी हमको करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल आयंस जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं सॉल्यूशन में। कैथोड में रिडक्शन की प्रोसेस होती है तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल जो है वो सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो जाती है और इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट हो जाती है कहाँ पर, बॉटम में, और हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का क्या यूज़ है, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो मेटल जो होती है यूजुअली वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से डेली लाइफ में हमें कई जगह मेटल्स का यूज़ देखने को मिलता है डेली वेयर एंड टेयर में। एज सच दे नीड
been used in the past for tons of things. Even now, with the development in the technology and slew of the other factors, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये अदर फैक्टर्स में भी हमें मेटल्स के एप्लीकेशन का बहुत ही एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। और मेटल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी में भी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के कंस्ट्रक्शन में मेटल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने में, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, टीवी, सेल फ़ोन, सभी मेटल्स जो है यूज़ की जाती हैं। मेडिसिन्स में भी हमें मेटल्स का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। मेडिसिन में जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती हैं मेडिसिन्स में। ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी में भी मेटल्स का यूज़ देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी जैसे रोड व्हीकल्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, ठीक है। और एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं। एरोप्लेन में आपको बताया ही था कि एल्युमिनियम सीट का यूज़ किया जाता है। लाइट वेट भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो इस तरीके से स्टील हो गया, यूज़ किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो बने होते हैं मेटल्स के, जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सभी से बनाए जाते हैं। मेटल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ दियर एक्सीलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। उनमें थर्मल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए मेटल्स को ही प्रेफर किया जाता है इन सभी चीज़ों को बनाने में। अदर यूजेस क्या हैं? दीज डेज मोस्ट फर्नीचर्स इज़ मेड ऑफ मेटल्स। फर्नीचर्स जो हैं वो मेटल्स के बने हुए हैं। मेटल्स को जो है मिलिट्री में भी यूज़ किया जाता है वेपन वगैरह बनाने के लिए। गैल्वेनाइजिंग जो है वो मेटल्स को प्रोटेक्ट करती है रस्टिंग से। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आयरन की जो रस्टिंग है उससे बचाने के लिए जिंक का यूज़ किया जाता है। मतलब गैल्वेनाइजिंग क्या है? एक लेयर को चढ़ाना है किसी भी मेटल में, जिसके थ्रू उसकी जो रस्टिंग है उससे बचाया जा सके, कोरोजन से बचाया जा सके। सो मेटल्स के बारे में तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी आती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल जो होती हैं, इनमें मेटेलिक एट्रीब्यूशन की कमी होती है। वो गुड इंसुलेटर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती हैं, उसी तरीके से नॉन मेटल्स इंसुलेटर होती हैं। दे आर मोस्टली गैसेज एंड सम टाइम लिक्विड। जैसे हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मोस्टली पाई जाती हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। वैसे ही जो नॉन मेटल है वो मोस्टली होती हैं गैसेज और सम टाइम लिक्विड्स भी होती हैं। कुछ इसके भी कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से कुछ सॉलिड भी आपको देखने को मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर, जैसे कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये सभी आपको रूम टेम्परेचर में सॉलिड देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है नॉन मेटल्स की, वो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेंगी। ये जो हमारी मेटल्स थी वो पॉजिटिविटी को शो कर रही थी, नॉन मेटल्स जो हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेंगी, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ के साथ में अदर कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बनाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिएक्ट कर जाती हैं अदर कंपाउंड से और कोवैलेंट बॉन्ड को बना देती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की अगर देखी जाए तो जो नॉन मेटल के एटम होते हैं वो स्मॉलर होते हैं मेटल्स से। सेवरल ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम दियर एटॉमिक साइज। नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्योंकि नॉन मेटल्स क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखती हैं टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी इनकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो किसी से कोई चीज़ लेने की टेंडेंसी रखता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता जाता है, मतलब कि वो रेडी हो जाता है किसी का। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होने की वजह से ये क्या होती हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। उनमें से कुछ सॉलिड में भी पाए जाते हैं और कुछ लिक्विड में भी पाए जाते हैं। मरकरी को छोड़ के सभी मेटल जो है वो सॉलिड में पाई गई थी रूम टेम्परेचर पे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो लिक्विड में ही एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादातर, या फिर गैसेस में। इसका मतलब कि नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगी अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, ठीक है। इन दियर सॉलिड स्टेट नॉन मेटल्स टेंड टू बी ब्रिटल, देयरफॉर दे लैक द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एग्जिबिटेड बाय मेटल्स।
हम लोग जानते हैं कि मेटल्स की जो डक्टिलिटी थी, मेलेबिलिटी थी, तो वो शो करती थी मेटल्स में, बट यहाँ हमें अपोजिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लिक्विड फॉर्म में पाई जाएंगी। इस वजह से इनकी डक्टिलिटी एंड जो मेलेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी हम जानते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी मटेरियल को एक वायर में स्ट्रेच किया जा सकता है। तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती हैं एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है। सो कार्बन फाइबर का क्या यूज़ है? कार्बन फाइबर को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स में एंड म्यूज़िक इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो डक्टिलिटी के मामले में कार्बन एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होती हैं। Another property characteristic to metal is absence of non-metals called malleability. नॉन मेटल्स में मेलेबिलिटी भी नहीं होती, जैसे डक्टाइल नहीं होती उसी तरीके से मेलेबल भी नहीं होती है, क्योंकि इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटल हैं और प्रेशर अप्लाई करने पर ये टूट जाते हैं, ब्रिटल ब्रेकअप हो जाते हैं। तो नॉन मेटल्स एग्जिबिट वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़, इनमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। The low or non-existing electrical conductivity is the most important property that distinguish non-metals and metals. Metal और non-metal में डिस्टिंग्विशमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कौन सा, कि इनमें non-metals में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है और metals जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। ठीक है, जो metals थी वो सोनोरस थी, मतलब उनमें साउंड प्रोड्यूस होती थी। नॉन मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक नॉन मेटल है और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। बट अदर जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, जैसे कि जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है, बट इट इज़ यूजुअली वेरी रिएक्टिव इन एयर। एयर में रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि उनमें से कुछ नॉन मेटल्स को वाटर में रखा जाता है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल फॉस्फोरस जो है वो फायर पकड़ लेता है जब उसको एयर के कांटेक्ट में लाया जाता है। इस वजह से इसको वाटर में रखा जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो जल ना जाए। इस वजह से उसको वाटर में भी कलेक्ट करके रखा जाता है। एसिड के साथ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसी नॉन मेटल नहीं है जो कि एसिड के साथ रिएक्शन करे। बेसिस के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल एंड बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स वन। बेसिस के साथ रिएक्शन है वो नॉन मेटल्स की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एज वेल एज वाटर। तो मतलब बहुत ही कम रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स के बेसिस के साथ में भी। जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब होगी बेसिस की, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जैसे ही किसी भी नॉन मेटल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें उस नॉन मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। जो भी हमें ऑक्साइड मिलते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, साथ में एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, सल्फ़र की रिएक्शन कराई गई ऑक्सीजन के साथ में हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। और इसके बाद में रिएक्शन विद मेटल देखें अगर, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हम लोग नॉन मेटल्स का अगर यूज़ देखें, एप्लीकेशन देखें, तो डेली लाइफ में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है। 21% वॉल्यूम को ऑक्सीजन कवर करती है। इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइजेज टू मेक स्टील एंड मेंटेन ए हाई टेम्परेचर। स्टील बनाने में हो गया, हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने में हो गया। जो फैब्रिकेशन की प्रोसेस होती है ना, मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस, उसमें हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स के कई सारे यूजेस हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। एज ए ब्लीचिंग केमिकल क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है स्टेन्स को एलिमिनेट करने के लिए, कलर पैसेस को एलिमिनेट करने के लिए। और क्लोरीन का यूज़ किया जाता है
पॉलीमर्स को बनाने के लिए कई तरीके के। तो ये कुछ एप्लीकेशन है नॉन मेटल्स के जो कि इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर में जब क्लोरीन को ऐड किया जाता है तो ये बैक्टीरियाज को किल कर देती है। और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग बात करें तो हीलियम का यूज़ होता है, ये एक तरीके की इनर्ट गैस है। इवन बैलून्स में भी हीलियम भरी जाती है। आयोडीन का यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी आयोडीन का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स में भी नॉन मेटल्स का यूज़ है। नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइज़र्स में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ नॉन मेटेलिक और हैं जैसे फास्फोरस हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें यूज़फुल है फर्टिलाइज़र्स में। क्रैकर्स में सल्फ़र एंड फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, फायरवर्क्स में। अब हम लोग बेसिक बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस की। सो मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस एलिमेंट हैं, ओपेक होती हैं और इसके अलावा गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। और यही डिफरेंस है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है मेटल्स की, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे, इनमें चमक नहीं होगी। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है बेसिक। नॉर्मल अगर इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मरकरी को छोड़ के जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। मरकरी जो है यानी कि Hg ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो 3 स्टेट में पाई जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड में बहुत कम है, लिक्विड और गैस में मोस्टली नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम और मरकरी को छोड़ करके सारी मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। हम लोगों ने जैसा कि जाना कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाएगी, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं वो सॉलिड में पाए जाते हैं नेचर में और ये एलोट्रॉप हैं कार्बन के, ठीक है। कार्बन का जो सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप है वो डायमंड है और सबसे सॉफ्टेस्ट जो है वो ग्रेफाइट है। कुछ और डिफरेंसेस हैं जैसे कि मेटल्स जो हैं वो मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होती हैं नेचर में और इनको पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, हैमर से। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल्स जो हैं हार्ड होती हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। मेटल जो है वो लस्ट्रस होती हैं, इनमें शाइनिंग पाई जाती है, चमक होती है। और नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस हैं, मतलब इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपने अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या हमने पढ़ा और कितना कुछ यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है हमारा, एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज। एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल में क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? लेड है और इसके अलावा मरकरी है। ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। 2 मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन द पाम। जैसे ही हम पाम में रखते हैं तो ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताइए जो कि मेल्ट हो जाती हैं। तो गैलियम और सीजियम इनके एग्जाम्पल है। नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और एक नॉन मेटल भी है। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाई। मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। ए नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस इज़। ऐसी नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस है, हम लोग जानते हैं कि मोस्टली नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती है, मतलब उनमें शाइनिंग नहीं होती है, बट आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। नेक्स्ट, मेटल विच बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो ऐसी मेटल कौन सी है? मैग्नीशियम है। और इसके अलावा हम लोग देखें अगर मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस। हाइड्रोजन के ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन को डिप्लेस कर देती हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज़ इज़ नोन एज। मतलब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन और उनके ओर से और उनकी रिफाइनिंग करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट होता है। सभी ऑकरिंग नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है? डायमंड है।
मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो हम अभी आपको बताया था कि ऐसे मेटल्स जो इतनी सॉफ्ट हैं कि उनको नाइफ से कट किया जा सकता है, तो सोडियम है और इसके अलावा पोटेशियम है। मेटल ऑक्साइड जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में एल्कलीज फॉर्म करने के लिए, तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस वजह से जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। एन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, आइडेंटिफाई ए एज अ मेटल और नॉन मेटल। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना, ये मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, ये आपको बताना है। अगर एसिडिक है तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। नेम द आयन मेड बाई नॉन मेटल्स। कैटायन, एनायन। एनायन जो है वो नेगेटिव आयन होते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं। नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और नॉन मेटल में कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्रोमीन है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, नॉन मेटल है। मेटल ऑक्साइड विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों को शो करते हैं, उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ PVC। जो वायर होते हैं, आप जानते हैं कि अंदर मेटल का होता है, ऊपर से हम लोग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर आप कह सकते हैं प्लास्टिक से कवर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि PVC जो है वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करता है, तो कहीं इलेक्ट्रिक शॉक न लग जाए टच करने से वायर्स को, इस वजह से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन कंडक्ट हीट। जैसे कि एग्जांपल में कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, आयरन है, ये अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि उनमें जो है हीट का कंडक्शन अच्छे से हो सके। द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का जो कोरोजन है उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। डायमंड जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हाई इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है जब कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है किसकी, जिंक की, तो ये डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में। जब कॉपर को हम लोग खुली हवा में रख देते हैं ना, तो इसमें ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी चमक चली जाती है और ग्रीन कोटिंग इसमें आ जाती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है हमारी अर्थ की क्रस्ट में, तो वो है एल्यूमिनियम। सो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर एंड होते हैं। हम लोगों ने पहले थ्योरी को अच्छे से कवर किया, इसके बाद हमने सभी क्वेश्चंस को किया। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।